वकला तो आपने देखा कि कल उन्होंने बड़ा पावरफुल शो किया इस्लामाबाद में, और जुडिशल कमीशन के इजलास हो या 26वीं आईनी तरमीम हो, अक्सरियती जो वकला की तंजीमें हैं वो इसके मुखालिफ हैं, और वो एक तो चाहती हैं कि एक्सटेंशन ना हो मजीद जजेस की, खैर जो हो गई कल, और फुल कोर्ट जो पहले वाले जजेस यानी 16 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सुने 26वीं आईनी तरमीम को, ना कि आईनी बेंच सुने जो कि उसी का बेनिफिशरी है। वकला तो इस पे डिवाइडेड है, बहरहाल कुछ है जो इसके हक में है और बहुत बड़ी तादाद है जो इसके खिलाफ है। जो रिटायर्ड जजेस हैं, जो बहरहाल किसी दौर में आप भी गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन रहे हैं, रिटायर्ड जजेस का क्या मौकिफ है? क्या आपका भी कोई रद्द-ए-अमल आ रहा है इसके ऊपर कि पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ क्या हो रहा है? कोर्ट पैकिंग के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, पॉकेट जजेस के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए, मैं तो जहाँ भी हम रिटायर्ड जजेस से बात करता हूँ मैं कोई भी ये नहीं कहता कि जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत हो रहा है वो ठीक हो रहा है। सब दिल बर्दाश्त हैं कि जिस तरीके से सब कुछ हुआ है, कि अब जजेस को सिलेक्शन में एक मर्जी चलती है कि वो वोटिंग है ना, मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी में जजेस नहीं बैठे कि जो जज करते हैं उनके पास परफॉर्मेंस को कैसे काम करेंगे। तो अब आप इसके नतीजे तो आपको मिल जाएंगे आगे जाके, लेकिन अब हर एक अपनी मर्जी से, जिसका भी वोट है वो कहता है मेरी मर्जी से मेरा एक आदमी सेलेक्ट हो। हमारे पास मुल्क की मफाद या होके एक एक आदमी के लिए इस पोजीशन को देना, तो वो कंसिडरेशन नहीं है। उनमें से अच्छे भी निकल आएंगे, उनमें से कुछ जज मैं समझता हूँ कि काम करने वाले भी निकल आएंगे, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो डाउटफुल हो गया है। अब देखिए, वक्त बताएगा। हमारी जुडिशरी का पहले ही लेवल कम था, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उस सिस्टम को आप और बिगाड़ेंगे तो भुगतेगी कौम सारी। अब चल रहा है मामला, मर्जी यही है कि जमहूरी अक़दार के बेसिस पे सब कुछ होता है। प्रिंसिपल जमहूरियत होती है, लेकिन जमहूरियत को ही ट्रैम्पल कर दिया गया हो, और फिर जो सिलेक्शन है वो इलेक्शन का उसको बैज लगा दिया गया हो, तो बस अब यही होगा। ये फरमाइएगा जस्टिस साहब, आपने जब सिंध हाई कोर्ट को बतौर जज ज्वाइन किया तो उस वक्त परवेज मुशर्रफ का जमाना था, आपने पीसीयू के तहत हल्फ उठाने से भी इनकार किया। वो एक मिलिट्री डिक्टेटर का जमाना था, और उस वक्त जो जुडिशरी के साथ हुआ, फिर 3 नवंबर 2007 पर इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस को हटाना, अगर हम आज के साथ कंपेयर करें तो आज बार बार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को बनाया जाता है, एक नया तरीकाकार मुतारिफ करवाया जाता है, पर जो पार्लियामेंट मुतारिफ करवाती है वो पार्लियामेंट एक खास मुफाद के तहत फिर उसको खुद तब्दील कर देती है ऑर्डिनेंस के जरिए से। फिर 26वीं तरमीम के जरिए से आईनी बेंच किस तरह लाया जाता है, मंसूर अली शाह साहब का रास्ता कैसे रोका गया चीफ जस्टिस बनने के लिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का जो खत आया कि उनको किस किस्म के हिरासियत का सामना है, फिर हाई कोर्ट में जजेस का तबादला शुरू हो जाता है, फिर जजेस की तादाद बढ़ाई जाती है। ये जो कुछ आज हो रहा है पाकिस्तान की अदलिया के साथ, इसको अगर आप कंपेयर करें परवेज मुशर्रफ के जमाने से, वो ज्यादा वर्स्ट दौर था या ये ज्यादा वर्स्ट दौर? देखिए, परवेज मुशर्रफ के ज़माने में जब वो शुरू में आए थे तो जजों ने किसी प्रेशर में आके कि ये डिक्टेटर है और कुछ लोगों ने नौकरी चली जाएगी, तो वो फैसला दे के उनको 3 साल आइन में भी तब्दीली का पावर दे दिया था, आपको याद है। अभी तो अभी का सिस्टम आप देखें कि मेजॉरिटी ऑफ जजेस आइन के तहत, जिन्होंने हलफ लिया सुप्रीम कोर्ट में, वो आइन के तहत कोई फैसला नहीं कर सकते। आइन की वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के मेंबर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बेंच जो है वो 3 की भी हो सकती है, 4 की भी होती है, जो फैसला करेगी उसकी अपील भी नहीं है। भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनानी थी तो आप बनाते 3 या 5 जजेस हैं, लेकिन इनका फैसला फिर
चैलेंज हो सकता है बाकी जजेस के भी सामने, ताकि सब जजेस के पास वही पावर हो। आज अगर आप एक जज को कहेंगे जी आप वही सुप्रीम कोर्ट के जज सीनियर, उसको कहें कि आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, आप कमतर जज हैं उस बेंच के से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो कैसे बनेगी, वो चीफ जस्टिस के हाथ में नहीं है कि वो किसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बिठाएं। और चीफ फिर आप सब अब हम तो यही देख रहे हैं कि अब आगे कितना हम खड्डे में गिरेंगे।